हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लास्ट पार्ट में जो लास्ट सेशन था हमारा, हमने गवर्नमेंट बजट के पार्ट वन में हमने किया था कि आपका गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है, टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था उस वीडियो में, हमने किया था कि भाई बजट रिसिप्ट दो तरह की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। और ये किस किस तरह की होती है, किन किन सोर्सेज से आती है, ये सारी हम चीजें कवर कर चुके थे। तो किसी स्टूडेंट को अगर इसमें डाउट है या फिर ये टॉपिक कवर करने, तो प्लीज हमारी दूसरी वीडियो पर रेफर कीजिए पार्ट वन पे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। और इसको मैंने इसीलिए अलग रखा है इस सेशन को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो आएंगी। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा अलग रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था वो था कि बजट एक्सपेंडिचर। देखिए हमने रिसिप्ट कर लिया था, ऐसे ही एक्सपेंडिचर आता है। जैसे कि रिसिप्ट दो तरह का होता था, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होगा। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहली बात देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब आपने पेमेंट करनी है, आपकी जेब से पैसे निकलने हैं। यानी कि आप दो तरह का पेमेंट करेंगे, या तो आप रिवेन्यू करेंगे या कैपिटल। अब रिवेन्यू और कैपिटल होती क्या क्या है, वही सेम डेफिनेशन होगी। अगर ऑल्ट्रेशन होगी, अगर चेंजेस होंगे आइदर आपके असेट में और आपके लायबिलिटी में, तो वो कैपिटल है। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज नाइदर इन असेट और लायबिलिटी, तो फिर वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार होने वाले होते हैं, हर साल रिपीटिव होते हैं। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये रिपीटिव नहीं होते। ये बेसिकली क्या करता है, देखिए पेमेंट करनी है। पेमेंट किससे की होती है, या तो मैं कोई असेट खरीदूं, यानी कि परचेज ऑफ असेट, यानी कि मैंने कोई असेट खरीदी है और उसके बदले मैंने पैसा दिया है, तो एक तो हो गई वो, यानी कि असेट इंक्रीज। असेट क्या होगी, इंक्रीज। आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझिए। या फिर रिपेमेंट ऑफ लोन। अब रिपेमेंट ऑफ लोन क्या है, पैसा जाएगा और मैंने एक लायबिलिटी कम कर दी। भाई मैंने राम को 1 लाख रुपए देने थे, तो मैंने उसको अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर में दिखा रखा होगा। अब राम कहता है कि आप मेरे को पेमेंट दीजिए, और मैंने पेमेंट दे दी। तो जैसे मैंने राम को 1 लाख रुपए किया, जो एक्सपेंडिचर है, उससे मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। उससे मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी कम हो गई। तो असेट या तो बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, कैपिटल। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो असेट और लाइबिलिटीज पर अगर कोई फर्क पड़ता है, अगर लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती है फिर एसेट इंक्रीज होती है, तो कैपिटल है। लेकिन अगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो एसेट इंक्रीज हो रही है ना लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और पेमेंट भी हो रही है, तो वो आपकी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इतना ही था बस। ये इसमें दो कंडीशन होती है, कंडीशन मैंने बता दिया। अब तो आपके सेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, तो कैपिटल हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो रेवेन्यू है। इसके एग्जांपल बताइए। एग्जांपल इसका पेंशन, इंटरेस्ट और आप सैलरी, रेंट जो भी है सारे आपके रेवेन्यू है। इसका एग्जांपल बताइए। रिपेमेंट ऑफ लोन। रिपेमेंट ऑफ लोन आपका लाइबिलिटी डिक्रीज करता है, या फिर परचेज ऑफ असेट आपका इंक्रीज करता है। और एक और चीज, जो ये आपने, अगर आपने थोड़ा बहुत नेशनल इनकम पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कैपिटल स्टॉक। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट दीजिए मेरे को। जी, कैपिटल स्टॉक। तो ये क्या करता है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर करते हो ना, वो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है। कैपिटल स्टॉक कैसे इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन खरीदी है। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी कैपिटल गुड है, और कैपिटल गुड का इंक्रीज होना यानी कि कैपिटल स्टॉक का इंक्रीज होना। तो जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो, जो भी आप मशीनरी वगैरह खरीदते हो, सारे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और बाकी ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट वीडियो से लिंक किया मैंने। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है, उसकी हम बात करते हैं। और अभी हमारे साथ भी मोए मोए हो चुका है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट में, वो शायद 35 या 40 मिनट की कुछ थी, जिसमें मैं इशारा करा चुका हूँ। उसमें हमारा जो ये माइक है, ये माइक हमारा बंद हो गया है और वो पूरी वीडियो खराब हो गई, इसलिए मैं दोबारा इसको आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका बजट का मेजरमेंट, कि आप बजट को कैसे मेजर करते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चीज समझिए
यहाँ पे तीन चीजें लिख रहा हूं। कोई चीज अगर बैलेंस है तो क्या होगी, सरप्लस है तो क्या होगा, या फिर डेफिशिट है तो क्या होगी। देखिए अब इसमें बजट भी लगा देता हूं। अगर आपका गवर्नमेंट बजट बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या है, आपका एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रिसिप्ट, यानी कि जितनी आपकी रिसिप्ट है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर आपका कम हो और रिसिप्ट आपकी ज्यादा हो। मैं इसको अमाउंट ले लेता हूं 100 और इसमें एक्सपेंडिचर में मान लेते हैं 80 है और रिसिप्ट मेरी 100 है, यानी कि मेरे पास 20 रुपए जेब में बच गए, तो क्या है, सरप्लस, प्रॉफिट। जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप प्रॉफिट और लॉस जो वर्ड यूज करते हो, उसी को हम इंग्लिश इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हम सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं। लॉस को डेफिसिट बोलते हैं और सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। चलिए अब मान लेते हैं एक्सपेंडिचर अगर आपका ज्यादा है तो क्या डेफिसिट होगा, किससे, रिसिप्ट से। अगर आपकी रिसिप्ट 80 है और एक्सपेंडिचर आपका 100 है, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपके खर्चे ज्यादा है आपकी इनकम से, तो वो कहलाता है आपका डेफिसिट। ठीक है, तो सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, समझ में आया। तो अब हम इसी को कैरी ऑन करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बजट, और हम डेफिसिट की बात करेंगे इसमें। देखिए गवर्नमेंट बजट अगर डेफिसिट में है तो तीन तरीके से या तीन कैटेगरी में आप उसको बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट। क्या आता है, रिवेन्यू डेफिसिट। सेकंड आता है फिस्कल डेफिसिट, थर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले मैं रिवेन्यू डेफिसिट को देख लेता हूं। देखिए नाम में ये है लॉस, डेफिसिट मतलब लॉस, लॉस का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होना और इनकम कम होना, और रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ रिवेन्यू रिवेन्यू के खर्चे देखने होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कम होगी, उससे जो डेफिसिट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। और इसकी इंप्लीकेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है गवर्नमेंट बजट में जो 6 नंबर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो तीन चीजों के होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से किसी ऑब्जेक्टिव को उठा के पूछ लेगा 4 नंबर का बताओ भाई। दूसरा सेकंड चीज आती है आपके पास ये डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, या फिर आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट, इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का आ जाएगा। जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिसिट, इम्प्लीकेशंस किसकी, तीनों की। आपको तीनों की इम्प्लीकेशन याद कर लेनी है, ये आप याद करनी है, ये आपने रटनी है, इम्प्लीकेशंस आपने रटनी है, आप ये मान के चलिए। तो इम्प्लीकेशंस आपको तीनों की याद होनी चाहिए, रिवेन्यू डेफिसिट की भी, फिस्कल की भी और प्राइमरी की भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिवेन्यू की। अब देखिए इम्प्लीकेशन का मतलब भी क्या होता है, इम्प्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि क्या दर्शाता है, रिवेन्यू डेफिसिट आपको क्या शो करता है। सबसे पहली बात आप नॉर्मल समझिए, अगर आप खर्चे ज्यादा कर रहे हैं और आप रिसिप्ट कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाएगा ये, आपके इनएबिलिटी, किस चीज की इनएबिलिटी, आपके कमाने की। ऐसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है और रिसिप्ट कम करती है, तो सबसे पहले क्या दिखाता है ये कि गवर्नमेंट क्या है, इनेबल टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंडिचर, या फिर इनेबल टू इंक्रीज इट्स रिसिप्ट्स। सेकंड, यानी कि सबसे पहले क्या दिखा दी इसने, इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट जो ये रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट आता है, मान लेते हैं कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, 200 करोड़ ले लेते हैं कि भैया एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हो गई, 200 करोड़ आपका रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू डेफिसिट आया है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको कवर भी करना है, इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस कैसे करोगे, आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने पीएसयू का नाम लिया था ए और बी, अगर एक पीएसयू 100 रुपए कमा रही है और दूसरी पीएसयू 50 रुपए लॉस में है, तो हम क्या करते हैं, इसका मैनेजर इसके पास आएगा और बोलेगा यार 50 रुपए दे देना। मैंने कहा किस लिए, बोले यार मेरा लॉस हो गया, इसको मेरे को कवर करना है। तो इसने सेविंग कितनी कर रखी थी प्रॉफिट में से, 100 रुपए की, उसने अपनी सेविंग निकाल के यहाँ पे दे दी, इसको बैलेंस करने के लिए दे दिया भाई। इसके पास अपनी सेविंग कितनी बच गई, अब 50। तो क्या होगा, एक कैटेगरी की सेविंग, या फिर एक मैं कहता हूं एक आपके बजट की जो सेविंग डिस से, इसी क्या दिखाता है आपको, डिस सेविंग दिखाता है, किसकी, गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए जो डिस सेविंग होती है उसको दिखाता है। यानी कि एक सेक्टर की आप सेविंग को दूसरे सेक्टर के लॉस से कवर करना चाहते हो, ये चीज इंप्लीकेशन दिखाती है। थर्ड आती है आपकी, समझिए तीसरा क्या तरीका हो सकता है इस 200 करोड़ के लोन को, या फिर सॉरी 200 करोड़ के डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर इसको बैलेंस करने के लिए, ये मैनेजर मना कर देता है कि भैया मैं पैसे नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, बी का मैनेजर, मैं बाहर जाऊंगा मार्केट से पैसे उधार लूंगा, यानी कि लोन, लोन यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। थर्ड इंप्लीकेशन क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट, आप क्या करोगे, बोरो करोगे मनी। और आप एक चीज समझिए, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या,
इंटरेस्ट पेमेंट आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर है क्या है? इंटरेस्ट। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि इंटरेस्ट में पेमेंट कर रहा हूं, अब अगर मैं लोन ले रहा हूं भाई तो मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। समझना एक चीज को, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। आप तैयार हो जाइए, आपका रिवेन्यू डेफिसिट इन फ्यूचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 200 करोड़ रुपए का इसको कम करने इसको बैलेंस करने के लिए अगर आज आप लोन ले लेते हो, आज तो आप इसको बैलेंस कर दोगे, ठीक है, लेकिन इस 200 करोड़ पे आपका इंटरेस्ट जाएगा इन फ्यूचर में। और अगर इंटरेस्ट जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा? आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो रिवेन्यू डेफिसिट, फ्यूचर में आपका रिवेन्यू डेफिसिट होना इंक्रीज होना तय है, अगर आप अपने बैलेंस करते हो रेवेन्यू डेफिसिट को लोन से। ठीक है, तो ये कुछ इंप्लीकेशंस मैंने बताई है। बुक का देखते हैं हम। इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला तो इसमें इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, वही कि हमने इट इंप्लाइज द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, एक सेक्टर की सेविंग को हम दूसरे सेक्टर की सेविंग में उसको लॉस में कवर करने के लिए गवा रहे हैं। ठीक है, थर्ड आता है कि कैपिटल रिसिप्ट से आपको इसको करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट करें, या तो कैपिटल रिसिप्ट करें, या फिर आप क्या करें? डिसइन्वेस्टमेंट करें। दोनों ही कैपिटल के तरीके हैं, या तो आप लोन लेंगे, बोरोइंग लेंगे, या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? जो अगर आप बोरोइंग करेंगे तो आपका रेट बढ़ेगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ये इनकी इंप्लीकेशंस थी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया था वहां पे। अब आता है सेकंड फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल फिस्कल ईयर में आपने कितना एक्सपेंडिचर करा और कितनी इनकम कमाई है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें दोनों आ गए, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, माइनस टोटल रिसिप्ट। और इस रिसिप्ट में भी दोनों आ गई, आपका रिसिप्ट कैपिटल भी आ गया और आपकी रिवेन्यू भी आ गई। लेकिन लेकिन दोनों रिसिप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लस ये, लेकिन नेट ऑफ बोरोइंग या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को ट्रीट नहीं करना है, बोरोइंग को यहां पे नहीं लेना है। ये आपका फॉर्मूला बनता है फिस्कल डेफिसिट का। टोटल रिवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, कैपिटल, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर इसका अगर मैं नेट फॉर्मूला निकालना चाहूं तो अब क्या निकालूंगी? देखिए आप बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट और माइनस कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा तो माइनस माइनस आएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस। लेकिन लेकिन नेट ऑफ बोरोइंग, ये ध्यान रखना है बस, कभी भी फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग का पार्ट नहीं लेना है। और मैं यहाँ पे एक और वर्ड को आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इसका मतलब क्या होता है भैया? वो रिसिप्ट जो कोई डेप्ट क्रिएट ना करे। अब ऐसी कौन सी रिसिप्ट हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर मैं अपनी सेल बेच देता हूँ, सॉरी एसेट को मैं बेच देता हूँ, एसेट मेरी जा रही है, पैसा आ रहा है, क्या कोई मेरे पास कोई डेप्ट क्रिएट हुआ? नहीं। मैंने किसी को लोन दिया? नहीं, कुछ नहीं, कोई डेप्ट क्रिएशन नहीं हुई। सेकंड स्मॉल सेविंग्स, जिसकी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, स्मॉल सेविंग। थर्ड आपका आता है क्या? ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपके पास किसी ने आपको रिपेमेंट की है लोन की तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो क्या आएगी? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग असेट में आती है। चलिए ये था। अब आते हैं इसकी इंप्लीकेशंस पे। देखिए इसकी इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट की। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अब ये साथ साथ काम कीजिए, आप लिखिए इनको। देखिए इसकी इंप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लीकेशंस ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले तो देखिए सबसे जो बेसिक है डेप्ट ट्रैप। अब डेप्ट ट्रैप समझिए होता क्या है। डेप्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है? अगर मान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट है मेरे पास, मेरा एक्सपेंडिचर टोटल ज्यादा है, मेरी रिसिप्ट कम है, और फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का है ये डेफिसिट। अब 1000 करोड़ की डेफिसिट के लिए मैं क्या करता हूँ? लोन ले लेता हूँ भैया। अब मैंने क्या ले लिया? लोन ले लिया, बोरिंग कर ली। अब एक बात बताना भैया, 1000 करोड़ का अगर मैं लोन ले रहा हूँ, क्या ये मेरे को बिना इंटरेस्ट के मिल सकता है कहीं से? नहीं।
आपको इसका ब्याज देना होगा। अब और हमें पता है इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखिए इसका 1 करोड़ इसका 1,000 करोड़ का 10% 100 करोड़, आपको साल का इंटरेस्ट कितना पे करना है, 100 करोड़। अब एक बात बताना, क्या ये एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रिवेन्यू डेफिशिट। और साथ में ही इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें भी ये इंक्रीज होगा। यानी कि अब आप समझिए, आपने इस 1,000 करोड़ के लॉस को, डेफिशिट था 1,000 करोड़, इसको कवर करने के लिए आपने क्या लिया, एक लोन लिया। अब इस लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा ना, उसको भी आप पेमेंट करोगे, और सेम चीज में वापस आके ऐड हो जाएगा, किसमें, डेफिशिट में। आप लोन ले रहे हो और लोन लेने का जो इंटरेस्ट आएगा वो फिर से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। कौन सा एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो टोटल एक्सपेंडिचर में मिलके आपके फिजिकल डेफिसिट जो इन फ्यूचर आने वाला है उसको और बढ़ा देगा। तो एक डेब्ट ट्रैप बन जाता है। कुछ कंट्रीज का अगर मैं नाम लूं तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैं नाम ले लेता हूं, वो डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। उसे क्या हो रहा है कि वो लोन ले रहे हैं अपना जो खर्चा है उसको कम करने, जो अपना जो मैं कहता हूं जो लॉस है उसको कवर करने के लिए। अब लॉस को कवर तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोन ले रहे हैं उस पे जो ब्याज पेमेंट कर रहे हैं उससे उनको और लॉस होता जा रहा है। तो ये एक सर्कल बन जाता है जिसको हम विक्सियस सर्कल के नाम से भी जानते हैं। तो डेब्ट ट्रैप और विक्सियस सर्कल, जब आप एक लोन या फिर एक डेफिसिट को कवर करने के लिए लोन लेते हो और इस लोन पे भी फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, और जो ये इंटरेस्ट पेमेंट होता है ये वापस से आपके इस फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने लग जाता है। आप सर्कल में फंस जाते हैं, लोन लिया, पेमेंट करी, लोन लिया, फिर इस लोन को, इस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए एक और नया लोन लिया जाता है। फिर अब मान लेते भाई किसी के पास 100, मैं ऑलरेडी 1,000 करोड़ रुपए लॉस में था, 100 करोड़ कहां से दूंगा, अब इसको पेमेंट करने के लिए फिर मैं एक लोन लूंगा 100 करोड़ रुपए का। मैंने कहा यार मेरे को चाइना को ब्याज देना है, अब ब्याज देने के लिए उन्हीं से ही मैं 100 करोड़ का और लोन ले लेता हूं कि ये तो लो इंटरेस्ट पेमेंट, अब जो ये पिछला आया था वो भी और अगला आने वाला है वो भी, 110 करोड़ का फिर इंटरेस्ट पड़ जाएगा अगले साल। तो ये डेब्ट ट्रैप होता है। चलिए, तो पहला इंप्लीकेशन क्या है, डेब्ट ट्रैप। सेकंड इंप्लीकेशंस क्या आती है इसकी, सेकंड इंप्लीकेशन आती है, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसा जो प्रैक्टिकली काम के चलता है। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है, फिर बजट डेफिसिट में होता है, तो सबसे पहले कोई भी कंट्री किसके पास भागती है, अपने सेंट्रल बैंक के पास भागती है। किसके पास भागती है, सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक सोल अथॉरिटी है जो कि प्रिंट कर सकती है पैसा, जिससे कि आपको पैसा मिल जाएगा। अब इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर गवर्नमेंट है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल उनको डेफिसिट हुआ है, अब वो भागे आरबीआई के पास, बोले भैया सुनो हमें तो भाई डेफिसिट हो गया, लॉस हो गया, आपको पैसे दो। अब आरबीआई कहता साहब मैं कैसे पैसे दूं, मैं क्या नोट छाप सकता हूँ, कह रहा हाँ भाई तुम नोट छाप सकते हो, तुम ही एक ऐसी अथॉरिटी जो नोट छाप सकती है। तो ये क्या करेगी, प्रिंट कर देगी नोट, और प्रिंट करके उनको दे दिया, इनको गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने अपना डेफिसिट कम कर लिया। लेकिन एक बात बताना भैया यहाँ पे, अगर आरबीआई नोट प्रिंट करती है, मनी सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर आरबीआई नोट प्रिंट करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग बागों के पास पैसा ज्यादा जाने लग जाएगा, और अगर लोग बागों के पास पैसा ज्यादा जाने लग गया तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो ज्यादा महंगाई होगी, इन्फ्लेशन। तो क्या होगा इससे, इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट या आरबीआई नोट ज्यादा प्रिंट करने लग जाए उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। इसीलिए ऐसे ही आप नोट नहीं छाप सकते, क्योंकि आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार हमारा आरबीआई जब नोट छाप ही सकता है तो पूरी कंट्री को, हर किसी को हम जो गरीब लोग हैं हर किसी को पैसा क्यों नहीं दे देते? अगर सभी के पास पैसे आ गए तो सभी रिसोर्सेज की डिमांड करने लग जाएंगे, सभी को गाड़ी चाहिए, सभी को पेट्रोल चाहिए, सभी को खाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपके जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीशन पे आएंगे, और सस्टेनेबल जो आप पढ़ते हो सस्टेनेबल ग्रोथ, उसकी तो वाट लग जाएगी वहां पे। चलिए, तो सेकंड इंफ्लेशन क्या आई, इन्फ्लेशन। पहला डेब्ट ट्रैप, सेकंड क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, कि कैसे बढ़ता है, आरबीआई नोट प्रिंट करता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ता है। चलिए, माइक चेक करते रहना चाहिए भैया, पता नहीं इसमें भी चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपका दो हो गए। थर्ड इंप्लीकेशन देखिए, अब आप एक बात बताइए, हर बार आप भागते हो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएसए गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट,
तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो? नहीं हो, आप फॉरेन डिपेंडेंस बन जाओगे। आप क्या होगे? फॉरेन डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कर दिया मैंने तो। फॉरेन डिपेंडेंट हो जाओगे, यानी कि आप आईएमएफ हर बात के लिए कहते हो लोन दे दो, हर बात के लिए कहते हो यार आप पैसा दे दो, तो इससे क्या होगा? फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी और वो कुछ ऐसी कंडीशंस रख देंगी जिससे आपका लॉस होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो ज्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो फॉरेन डिपेंडेंस भी बढ़ती है फॉर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। फोर्थ आता है आपके पास, अगर आप ये सब कर रहे हो, एक कॉमन सी चीज बताइए, अगर मेरे पास दो बंदे हैं, एक के पास 100 रुपए का लॉस है और एक के पास कोई भी लॉस नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत किसको आएगी? जिसके पास पहले ऑलरेडी लॉस है, पहले उसको वो लॉस कवर करना है और फिर वो जीरो से शुरू कर पाएगा। ये भी जीरो पे, ये शुरू ही कर देगा जीरो से, यानी कि फ्यूचर हैम्पर ग्रोथ। कैसे हैम्पर करेगा ग्रोथ को? जो फ्यूचर की ग्रोथ होगी उसको हैम्पर करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अगर अभी आज मैं लॉस में हूं भैया, तो सबसे पहले मैं जब फ्यूचर में कमाऊंगा तो पहले इस लॉस को पूरा करूंगा और फिर मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्यूचर की ग्रोथ को क्या करता है? हैम्पर करता है, क्योंकि आप पहले जो लॉस हो रहा है उसको कवर करेंगे और उसके बाद आप जो अर्निंग होगी उसको आप ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो पीएसयू है, इसके पास 100 करोड़ का लॉस है, इसके पास 0 करोड़ का लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। अगले साल दोनों ने 200 करोड़ रुपए कमाए। इसमें क्या आ गया? 200 करोड़, और इसमें क्या आ गया? 200 करोड़। अब इसने पहले तो 100 करोड़ जो लॉस के थे वो कवर किए, तो नेट कमाई कितनी होगी? 100 करोड़। इसकी तो 200 ही होगी, तो इसको बेनिफिट मिल गया ना। तो फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होती है अगर आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो। चलिए, ये इंप्लीकेशंस थी। क्या क्या इंप्लीकेशन है? पहला डेब्ट ट्रैप्ट है, दूसरा इन्फ्लेशन है, तीसरा फॉरेन डिपेंडेंस है, और फोर्थ आपका फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर करना होता है। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, चलिए फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट। अब आता है आपका थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। सबसे पहले समझिए ये होता क्यों है और किस लिए इंटरेस्ट पेमेंट माइनस की जाती है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये कहना होता है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में कंट्री में कितना पैसा लगाया है और कितना कमाया है। फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते टाइम आप क्या करते हो? बोरिंग को तो एक्सक्लूड कर देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट को ले लेते हैं। इसने क्या किया? इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि सिर्फ जो बचा हुआ है वो नेट बचा हुआ है, कि आपने एक्चुअल में कंट्री में कितना पैसा लगाया और कमाया, उसका रिजल्ट क्या है। ये होता है एक्चुअल पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट को क्यों माइनस करना पड़ता है? क्योंकि ये मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी में नहीं लगाया, ये मैंने किसी को पेमेंट करने में लगाया है, ये जो कि मेरे को काम नहीं आने, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको माइनस करा जाता है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होती है? आपको दर्शाता है कि आपने एक्चुअल में कितना कंट्री में लगाया है और आपको कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी। ठीक है। यहीं पे आपका टॉपिक खत्म होता है। अभी हम क्या करते हैं, इसके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर की। चलिए, मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे, एक मिनट दीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं और आंसर इस साइड लिख देता हूं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला था कैपिटल रिसिप्ट। थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देना चाहिए मेरे को। कैपिटल रिसिप्ट, मार्कर चेंज। देखिए अरे ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा। कैपिटल रिसिप्ट, अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट कितनी दे रखी? 95। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 100। इंटरेस्ट पेमेंट सब कुछ दे रखा है आपको अलग से, 10। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा हो तो आप उसको अज्यूम करेंगे पेमेंट, आप उसको रिसिप्ट पे अज्यूम नहीं करेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था और यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट है 80। आप मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए, राइट डाउन कीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन को साइड में लिख रहा हूँ, वरना मैं आंसर डायरेक्ट भी कर सकता था। आप प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए, तभी आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। अब देखिए, इसमें तीनों कैलकुलेट करने हैं, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरे को फिजिकल डेफिसिट भी निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट भी निकालना है और रेवेन्यू डेफिसिट भी। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लेते हैं।
रिवेन्यू डेफिशिट। फॉर्मूला क्या होता था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं तो फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि आप उसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 100 माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 80, तो ये तो आगे 20। ठीक है, उसके बाद आता है फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, इसमें दोनों आ जाते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल भी, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये ध्यान रखना बस। तो टोटल एक्सपेंडिचर अब देखिए दोनों तरह का, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और यहां भी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100 आ गया, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 आ गया, माइनस टोटल रिसिप्ट कितनी है? रिवेन्यू रिसिप्ट है 80 माइनस कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 95। इसको सोल्व कर लेंगे, 210 और 9 7 35, 15 25 35। चलिए, फिर आता है प्राइमरी डेफिशिट। अब प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिशिट अभी निकाला है हमने 35, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 10, तो आ जाएगा 25। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया था। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, आप राइट डाउन कीजिए। आप अगर राइट डाउन नहीं किया तो आपने पॉज करके आप खुद कीजिए पहले और फिर राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये और ठीक है। देखिए इस साइड में क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। सबसे पहला आता है टैक्स रिवेन्यू। हाँ ये थोड़ा ठीक है, इसमें टैक्स रिवेन्यू अलग से दे रखा है, नॉन टैक्स अलग से 1000। फिर आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग को इंक्लूड करना होता है रिसिप्ट में, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। नॉन टैक्स रिवेन्यू आपका 150 हो गया। नेट बोरोइंग, देखिए बोरोइंग खुद ही दे दी उसने, नेट बोरोइंग 780। डिसइन्वेस्टमेंट 50। अगर मेरे से कोई पूछा जाएगा कि भैया टोटल कैपिटल रिसिप्ट कितनी हुई, तो टोटल कैपिटल रिसिप्ट ये और ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, डेप्ट क्रिएटिंग है। उसके बाद रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500, और आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी ये क्वेश्चन में आपके में गिवन है। आपको क्या क्या निकालना है इसमें? आपको दो चीज निकालनी है, तो रिवेन्यू डेफिशिट और एक फिस्कल डेफिशिट। तो सबसे पहले रिवेन्यू डेफिशिट निकाल लेते हैं। रिवेन्यू डेफिशिट, रिवेन्यू डेफिशिट का फॉर्मूला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 1500। अब देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? नॉन टैक्स और टैक्स रिवेन्यू दोनों को ऐड करके रिवेन्यू रिसिप्ट बनती है, तो आपको दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 1150, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1150, इसको यहाँ पे माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 350। ये क्या है? रिवेन्यू डेफिशिट। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट जो चीज दे रखी थी उससे निकाल लिया, इन दोनों को ऐड किया है रिवेन्यू रिसिप्ट बनाने में। सेकंड है आपके पास फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1500, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 480, माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी थी? 1150। इसको ऐड करेंगे तो रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट तो दोनों का ऐड करके होती है, लेकिन आपको बोरोइंग नहीं लेनी है, इसका मतलब सिर्फ ये लेनी है आपको, तो माइनस 50। ये आ जाएगा आपके पास 1980 माइनस 1200, ये आ जाएगा 780। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। 350, 350
780 780 ये आ गया आपका फिजिकल डेफिशिएट और ये आ गया आपका रेवेन्यू। अगर यहाँ पे प्राइमरी डेफिशिएट पूछता तो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट जरूर बता रखी होती है आपको। और देखिए कई बार क्वेश्चन क्या जाता है, इक्वेशन का आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है ना तो आपको ये प्रोवाइड कर देगा और आपको ये निकालना है, ये निकालना है। फॉर एग्जांपल ये दे देगा या फिर आपको ये निकालना होगा, इसकी वैल्यू दे देगा। समझो इस चीज को, एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू दे देगा या फिर ये निकालना होगा, इसकी वैल्यू प्रोवाइड होगी, इसकी वैल्यू प्रोवाइड होगी। यानी कि अगर आपको इक्वेशन मिलेगी तो आपको बड़ा ही इजी मेथड मिलेगा वहां पे और बड़ा ही इजी क्वेश्चन मिलेगा, आप कर सकते हो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। चलिए इसी के साथ आज का हमारा जो ये लेक्चर था, हमारा टॉपिक था गवर्नमेंट बजट, जो 6 नंबर कैरी करता है, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से और सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।